मारे बुलाई का है लोगन की कान फोड़ी परेशानी सुनत सुनत जी कचुआए ई मारे हसन को तो मौका ही नहीं मिलत है। तनिक हसन खातिर कुछ सुनाओ ना। आज हमारे साथे तनिक आप एंटरटेनमेंट कर लियो। हाँ बंसल भैया सुनाओ ना। देखिए, हंसी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जब मर्जी आ जाए, क्योंकि हास्य हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है और हंसी हमें केवल उसमें से निकालनी है। और आप बहुत दिन से नहीं हंसे तो मैं समझता हूँ ये आपका दुर्भाग्य है। आपको कोई क्यों नहीं ऐसा अवसर मिला कि आप हंस लेते, क्योंकि आज हमारे सामने बहुत सारी मुसीबतें हैं और उन मुसीबतों में से भी हंसी निकालना ठीक है, बहुत बड़ा कठिन काम है ये, लेकिन बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है। अब मैं रास्ते में आ रहा था तो किसी अनजान आदमी से मैंने वैसे ही नमस्कार कर लिया। मैंने कहा नमस्कार। अब इतना सुन करके वो वहीं खड़ा हो गया और यही सोचता रहा कि यार ये था कौन आखिर आदमी जो नमस्कार करके गया है। जब मैं इसके बाद आधे घंटे बाद भी लौटा तो वो वहीं घूम रहा था। तो इसलिए परेशान था कि यार आदमी था कौन। तो ये भी एक हास्य है और बड़े तरह तरीके के लोग हैं इस दुनिया में और भारतवर्ष में तो हास्य मुफ्त में मिलता है। आप क्यों नहीं हंस पाए? क्योंकि हमारे यहाँ तो नई नई शादी हुई थी और जब शादी होकर के बिटिया अपने घर गई तो 1 महीने के बाद जब वो अपने पियर आई तो माँ ने पूछा, बेटी कैसे हैं हमारे भरतार, कैसा है परिवार? बोली, माँ बहुत अच्छे हैं, मेरी हर ख्वाहिश का ध्यान रखते हैं और देखियो माँ वो तो कवि भी हैं। इतना सुन करके माँ एकदम अचानक विचलित सी हुई। बोली, कोई बात नहीं बेटी, एक आध तो है, सब में होता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, हाथ से निकल जाता है। वो गुड़िया, एक आदमी साइकिल पे भागा हुआ जा रहा था, गद्दी पे नहीं बैठा हुआ था, हैंडल पकड़े हुए। तो किसी ने टाइम पूछना होगा, बोले भाई साहब रुकना जरा। बोले रुकने की फुर्सत होती तो मैं साइकिल पे नहीं चढ़ लेता। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं और हंसने हंसाने की बात तो यही है कि कहीं अगर ढोलक भी बजती है तो उसमें से भी आदमी हंसी निकाल लेता है जी। अब बेसुरा कोई बजाएगा तो आदमी रोएगा थोड़ी, हंसेगा। तो हंसना जीवन के लिए बहुत जरूरी है और मेरी तो कोशिश हमेशा यही रही है। हालांकि हम सारी जिंदगी रोते रहे पर अपने होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रखी, इसलिए कि हमारी वजह से कोई दूसरा परेशान ना हो। जीवन में जो मेहनत करते हैं वो हमेशा हंसते ही हैं, खुश रहते हैं, और जो मेहनत करना नहीं जानता वो परेशान भी रहता है और हंस तो सकता ही नहीं वो। तो इसलिए बहुत सारी बातें, छोटी छोटी कविताएं में 1-2 सुना देता हूं, जिसके लिए मुझे आज आमंत्रित किया आपने। कविता कटपीस के रूप में देखिए, अगर कटपीस पसंद नहीं आएंगे तो थान दिखाऊंगा, और थान भी अगर पसंद नहीं आए तो फिर कविता की पूरी दुकान आपको मैं दिखाऊंगा। हालांकि मेरी दुकान बहुत ज्यादा नहीं चलती और मेरी दुकान कविता की इतनी चलती है जितनी सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान। बहुत बढ़िया। तो आने वाला वक्त हमें नई नई जानकारियों से अवगत कराएगा। छोटी छोटी 2-3 रचनाएं देखिए कि किसी ने किसी से पूछा, भाई साहब तस्वीर बड़ी है कि आंख? किसी ने किसी से पूछा, भाई साहब तस्वीर बड़ी है कि आंख? वह हंसकर बोला, तस्वीर में आंख नहीं समा सकती,
लेकिन आंख में तस्वीर समा जाती है। क्या इतना ही जवाब पूरा नहीं है? क्या इतना ही जवाब पूरा नहीं है? आंखों के दूसरी रचना कि आंखों के एक शोधकर्ता ने अपने शोध ग्रंथ में लिखा कि आंख और नजर में भेद करना होगा। आंखों के एक शोधकर्ता ने अपने शोध प्रबंध में लिखा कि आंख और नजर में भेद करना होगा। आंखों में उनकी छवि और नजर पर 1.5 रखना होगा। वाह 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 बहुत सुंदर। रावण की ऊंचाई हम नापते हैं कि पुतला कितना ऊंचा हो, और जब तक ये पुतले ऊंचे होंगे और राम का कद हम छोटा रखेंगे तो ये देश हमारा चल नहीं सकता। इस कारण से मैं ये कहता हूं कि हम रावण के पुतले की जो ऊंचाई है उसको थोड़ा कम करें, और ये जो फिजूल खर्ची है उस पर थोड़ा अंकुश लगाएं। और इसी को सामने रख करके जब लाल किले के सामने की सुभाष मैदान की रामलीला में मैंने देखा 101 फुट का रावण, उस वक्त रावण की ऊंचाई सबसे ज्यादा, और हम उसके पुतले को दहन करते हैं तो हम ये नहीं देखते इसके ऊपर कितना खर्च आया। उस खर्च में 2-3 कन्याओं की शादियां हो सकती हैं कम से कम, और ज्यादा भी हो जाएं। बिल्कुल सही। बहुत लेकिन रावण का पुतला फूंक करके हम किसको क्या दिखाना चाहते हैं? बिल्कुल सही। कई रामलीलाओं से हमने रावण के पुतले की ऊंचाई कम करते करते आज उन रामलीलाओं से हमने रावण का पुतला दहन का जो कार्यक्रम है वो समाप्त करवा दिया। बहुत सही। अब एक तरफ तो रावण का रोल करने वाला जो व्यक्ति, जिसको हम पारिश्रमिक के रूप में कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, उसको कुछ नहीं दे रहे, लेकिन रावण के पुतले पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो हम सबको अब समझना पड़ेगा कि यहीं से मैंने ये कविता उठाई है। अगर पसंद आए तो जरूर आपकी हथेलियां एक बार हथेली से बाद में कर कि इतना ऊंचा रावण और इतना छोटा आदमी, इतना ऊंचा रावण और इतना छोटा आदमी, इस छोटे से दिल में कैसे समा गया रावण। इस दिल्ली महानगर में 101 फुट का रावण, इस दिल्ली महानगर में रावण 101 फुट का और राम 1 फुट के। हे राम, तुम्हारे देखते ही देखते कैसे आकाश छूने लगा रावण, कैसे आकाश छूने लगा रावण। बहुत सुंदर। इसी से जुड़ी एक कविता और कि राम की महिमा पर एक ने किताब लिखी, दूसरे ने राम के गुणों पर विस्तार से प्रकाश डाला, तीसरे ने गदगद हो कीर्तन भी गाया, चौथे ने आरती की थाल में जब लपक कर देखा किसने कितना है चढ़ाया, तभी हो गई लड़ाई और रावण बन गया वे आदमी जिसने अभी महिमा थी गाई। रावण बन गया। ध्यान है 3-4 साल पहले एक रामलीला किराड़ी में जो देहात और शहर दोनों का को जोड़ता है, किराड़ी गांव है नागलोई के पास ही, वहां एक रामलीला में दशहरे वाले दिन जाने का अवसर मिला। तो उस दिन देखा लगभग 9:30, पौने 10, 11 बजे रामलीला जैसे ही शुरू हुई थी तो राम रावण युद्ध चल रहा था मंच पे, और दोनों तलवारें भांज रहे थे दोनों तरफ से बड़ी तेज, और 1 घंटा हो गया ना रावण तो मर ही नहीं रहा। रावण ने मना कर दिया मरने से, बोले आज नहीं मरूंगा मैं। फिर वहां के जो आयोजक थे उन्होंने पूछा कोई बात भी तो होगी, बोले मेरे पिछले साल के 300 रुपए बाकी है, अगर वो दे दो तो मुझे मरने में 1 मिनट नहीं लगेगी। मैं जब ही, अब उसने आश्वासन भी दिया कि तू मर तो जा, हम दे देंगे तेरे को। बोले नहीं, जब तक दोगे नहीं तब तक मैं मरूंगा नहीं। बहुत आश्वासन दिया, लेकिन जब उसको 300 रुपए दिखा दिए तब भी वो नहीं मेरा, बोले पहले दे दे।
और कहते हैं लगभग 11:15 बजे वो शहीद हुआ जी। इसके बाद एकदम सबने जोरदार जयकारा लगाया, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भाई मजा आ गया बंसल भैया, बहुते बढ़िया। अरे कुछ शादी वादी का सुनाए दो बंसल भैया, तो और मजा आ जाए। आजकल शादी के माहौल चल रहा है जी। आपने वाकई जले पे नमक छिड़का है। और शादी के किस्से सुनाना एक शादीशुदा आदमी के लिए बहुत कठिन काम है। काहे बंसल भैया? क्योंकि शादीशुदा आदमी सब जानते हैं कि शादी बस लगती है लोगों को, लेकिन और हमें तो पता नहीं हम उस समय घोड़ी पे बैठे थे या घोड़े पे बैठे थे। पर गर्मी की शादी थी और दोपहर की शादी थी और हरियाणा में बारात गई थी। अब ये भी पूछोगे कि किस जिले में गई थी, कहाँ गई थी, इन सब बातों को तो रहने दो। पर मई का महीना था, 14 मई का दिन था और बहुत ज्यादा गर्मी थी। दोपहर की शादी। अब हम जहाँ पहुंचे धर्मशाला में, तो अंदर बिठा दिया सबसे अंदर वाले कमरे में, और जो बाराती थे वो अपना बाहर आंगन में भी बैठे थे और उनकी पूरी आओ भगत हो रही थी। और मुझे ऐसी जगह बिठाया गया कि सब भूल गए कि ये जिसकी वजह से बारात आई है वो आदमी है का, उसको कोई नहीं ढूंढ रहा। अच्छा। ये हरियाणा की सिफत, वहाँ की सोच को मैं नमन करता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं वैसे तो, पर जब वो साला अपने जीजा को ही भूल जाए और सबको पूछा है, जैसे वो बारात लेके वो आए हो या दूल्हा सारे यही है, मैं कुछ भी नहीं, मुझे अंदर बिठा रखा। आधा पौना घंटा हो गया मेरे साथ एक और, वो भी एक तरह से यातना ही झेल रहा था मेरे साथ बैठ के, जो है ना, परेशान था। जब कोई पूछने पानी तक नहीं आया, तो बहुत देर के बाद, आधे पौने घंटे के बाद एक आया, बोले पानी पियोगे? मैंने कहा अभी भी पूछ ही रहे हैं। मैंने कहा लिया भाई, पानी तो लिया, और क्या मारेगा जान से। तो 1.5-2 घंटे बोरवा हुआ और ये सब कुछ हुआ। इसके बाद हमें बाहर से ऐसे निकाला जैसे किसी सजा याफ्ता को जेल से बाहर लाते हैं। घोड़ी धूप में खड़ी थी, और हमारे यहाँ रिवाज है कि जीजा जो है वो घोड़ी पे बिठाता है, जिसको नेक मिल जाता है थोड़ा सा। उन दिनों तो ज्यादा नहीं थे, पर आज के हिसाब से तो ज्यादा ही दिए थे। उसने फटाक देसी जैसे ही मुझे घोड़ी पे उसकी नाल पकड़वाई। मैं सच कहता हूँ आपसे कि गर्मी बहुत थी और घोड़ी धूप में खड़ी हो और उस पर किसी ने अपने मामा का दिया हुआ गरम वुलन का सूट डाल रखा हो, तो आप कल्पना करिए कि ऐसा लगेगा जैसे भट्टी में किसी ने डाल दिया हो। मुझे जैसे घोड़ी पे बिठाया तो घोड़ी ने एक बार पीछे मुड़ के देखा जी, ये बैठा तो आदमी है ना। और शायद कोई और होता तो पटक भी देती। जब उसने मेरी घोड़ी ने शक्ल देखी तो वो थोड़ी सी शांत हो गए। आदमी बोला ठीक ठाक है और भला आदमी है। अब पता नहीं घोड़ी थी या घोड़ा था, हरियाणा में तो कौन देखता था पहले, उसको तो यही लगता था कि चलो घोड़ी पे बैठ गया है। आज भी घोड़ी ही कहते हैं। और कई बार आते हैं जब बहुत ज्यादा साई होते हैं तो गधे पे नहीं बैठ के जाता आदमी, बिल्कुल ऊंचे गधे होते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसको सजा देते हैं और बैठ जाते हैं। बाराती तो निकलनी है जी, दूल्हा निकल गया बस ठीक।
तो घोड़ी बहुत गर्म और बाराती नाच रही हैं जी ढोल पे। बराबर में ही एक कोल्ड ड्रिंक्स वाले की दुकान, लोग नाचे, पसीना आवे तो ठंडा पी लेंगे। मेरे आगे से 2 बार मेरा साला निकल गया जी, साले ने ये नहीं पूछा कि जीजा पानी लिया दूं के। अब देखो आदमी का कितना, तो मैं झेल गया, थोड़ा सा शरीर से ठीक था, साहब घूम आपके था थोड़ा। साले से अच्छी तो घोड़ी रहे, जो कम से कम आपके दुख का तो समझ गई, आपके परेशानी को तो समझ अब तो गई। ऐसे कह रहे हैं जैसे हम वहाँ मौजूद थे, घोड़ी से आपकी कोई बातचीत हुई हो। पता नहीं, आप ही कह रहे थे ना। ना, मैं तो इसलिए कह रहा था कि घोड़ी ने तो साथ दिया ही दिया, पर बारातियों ने साथ नहीं दिया। वो ठंडा पीवे और नाचेंगे, और नाचते रहे, गाते रहे, बारात को आगे नहीं सके, ये नहीं देख रहे हैं कि एक आदमी घोड़ी पे पड़ा है, बैठा है, और उसकी क्या हालत बन रही है। तो बारात को सरका के कहीं छाया में ले चलो। तो ये सारी सजाएं मुझे भुगतनी पड़ी, और बस किसी तरह से विदा होकर हम 6-7 बजे अपने घर नजफगढ़ आ गए। फिर उसके बाद तो हमेशा यही सोचा कि सबको यही सलाह देता हूँ कि गर्मी की शादी कभी मत करना, और दिन में तो करना ही मत, नहीं तो बहुत बड़ी सजा देने जैसा है। और इसमें से भी लोग हमारी मूर्खता पे हंस लेते हैं, पर मुझे बयान करना पड़ता है। जब आप जैसे लोग ये कहते हैं कि कुछ सुनाओ शादी की, तब ये सुनाना पड़ता है, वरना मानसिक रूप से तो तैयार नहीं होता मैं कभी। पर चलो, इसमें कहीं हास्य कोई ढूंढ ले तो आप जैसे जो अच्छे हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, हालांकि बुद्धिजीवी ज्यादा सोचते हैं और वो बुद्धि का प्रयोग भी कम ही करते हैं। बुद्धिजीवी सोचेगा बहुत ऊंची जी। अब बुद्धिजीवी के सामने, माफ करना, मैं आपको आपके लिए नहीं कह रहा, मेरे सामने में बुद्धिजीवी बैठे हैं। बुद्धिजीवी की सोच इतनी है, उसके सामने आप 10 भैंस खड़ी कर दो और उससे कहोगे भैंस गिन के बताओ कितनी खड़ी है, तो भैंस नहीं गिनेगा, टांग गिनेगा जी। 1 2 3 4 5 6, और एक भैंस की अगर एक टांग नहीं होगी तो ये कहेगा 9.75 भैंसें खड़ी हैं। तो ज्यादा बुद्धिजीवी होना, ज्यादा अच्छा कलाकार होना, हमेशा मस्त रहो, हमेशा खुश रहो, और हंस सकते हो तो बिना बात पे भी कभी कभी हंस ले। अच्छा बंसल भैया, एक बात बताओ, आप माला डलवावे में काहे डलता हो? ये माला के कौन लफड़ा है? बस वो माला एक ऐसी थी कि वो डलनी थी जी। मैं कई बार कहता हूँ भाई, वो अब इसके बाद जो शादी में एक माला डली थी और उसके बाद कोई डालता है, आज भी कोई माला लेके खड़ा हो तो मैं उससे यही कहता हूँ, तू मेरे गले में सर्प डाल दे, सांप। सांप डाल दे पर माला मत डाल दे। फिर वो समझ जाता है बहुत दुखियारा आदमी है और इसको ज्यादा अब तंग ना करो, ये बहुत सताया हुआ है, पीड़ित है, और कभी कभी हम लाचार भी हो जाते हैं। मैंने कि भाई डाल दे बेशक, पर मैं यही समझूंगा मेरे गले में सांप डला है। तो हम माला डलवा के भी ज्यादा खुश नहीं होते हम। और अच्छी बातें हैं सब। मैं तो कहता हूं कि हंसना जिंदगी का एक बहुत बड़ा आभूषण है। आप हंसते जाइए, और बहुत सारी चीजें प्रकृति ने हमें ऐसी दी हैं कि जिनका हम गरीब अमीर उसमें कहीं ना तो ये चीजें आड़े आती हैं कि वे हम अमीर हैं तो हमें ये नहीं मिलेगी सूर्य की रोशनी, हमें सब चीजें मिलेंगी।